पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज एक अहम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई और वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब, जो कि तकरीबन 2 माह के अरसे के बाद इस्लामाबाद वापस आए थे, 2.5 माह बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की दूसरी मीटिंग उन्होंने की। पहली मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की हुई थी 6 यानी कि पनामा पेपर्स आने के बाद जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी वो 6 अप्रैल को हुई थी, यानी कि उसके 3 दिन बाद। और अब वज़ीर आज़म साहब दोबारा इस्लामाबाद पहुंचे तो साथ ही उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक और मीटिंग बुला ली। और इस मीटिंग में जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज नजर आई कि वजीर आजम साहब हशाश बशाश नजर आए, इन पावर नजर आए, एक स्ट्रॉन्ग वजीर आजम की तरह नजर आए। और आते साथ ही उन्होंने मैसेज दिया कि जनाब, आई एम सिटिंग इन माई सीट। जनरल राहिल शरीफ भी वहां पे मौजूद थे, नेवल चीफ थे, एयर चीफ थे, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, डायरेक्टर जनरल ISI थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे हमारे, और दीगर मिनिस्टर्स भी वहां पे मौजूद थे। आप ये विजुअल अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। वजीर आजम साहब जब जिन दिनों अलील थे, बीमार थे, उनको ये मशवरा दिया गया था कि जनाब आप इस तरह की मीटिंग बुलाएं। और बहुत सारी क्या सराइयां हो रही हैं कि वजारत उज़्मा के बहुत सारे उम्मीदवार पैदा हो गए हैं। वो सारे उम्मीदवार जो वजारत उज़्मा के वजीर आजम साहब की एब्सेंस में थे, वो भी आज इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में मौजूद थे। तो मैसेजिंग वजीर आजम हाउस की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की हुई। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक जो इल्जाम लगा रहे थे कि मोदी का जो यार है गद्दार है। अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब के पास ये मौजूद है तो एक दफा फिर आपको सुना देते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कहते हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था और मुतअद्दिद जलसों में कहा था, वो सुनते हैं। गिरती हुई दीवार को मोदी के यार को, मोदी के यार को, मोदी के यार को, मोदी के यार को, गिरती हुई दीवार को, चोर चौकीदार को, करप्शन के सरदार को, तख्ते राइवल को, मोदी के यार को, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, मोदी के यार को एक धक्का और दो, मोदी के यार को एक धक्का और दो। जी नाज़रीन, आपने सुना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुतअद्दिद बार जो ये इल्जाम लगाया उसका भी बड़ा इफेक्टिवली आज वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने जवाब दिया। और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी उसमें सर फहरिस्त जो इशू रहा वो कश्मीर का इशू रहा। उस हवाले से बैठ के जितनी इनपुट्स अस्करी हुक्काम की तरफ से मिली, वफाकी काबीना के अरकान से मिली, उसके बाद जो प्रेस रिलीज आया उस पर हुकूमत ने बताया कि हम क्या कुछ करेंगे। ना सिर्फ ये, वजीर आजम पाकिस्तान उसके बाद आज़ाद कश्मीर भी गए, जो दिल के आर्जे में मुब्तला थे वहां पर जाके कश्मीरी आवाम जो उनके वोटर्स थे उनके साथ उन्हें दिल लगी की और कहा कि उनका दिल बहुत खुश है। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जी जो लोग ये कह रहे हैं कि हम धरना देंगे, उनकी तो सिर्फ 2 सीटें आई हैं, हमारी इतनी सीटें आई हैं। क्या कहा वजीर आजम ने, आइए जरा सुनते हैं। जो कहते हैं जी हम धरना देंगे, जो कहते हैं हम अपना जो है ना तहरीक चलाएंगे सड़कों पे पाकिस्तान की गलियों में, वो अब तहरीक कैसी चलेगी इस इलेक्शन से जाहिर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून जो है वो 32 सीटें जीत चुकी है। वो उतनी ही तहरीक चलाएंगे जितनी सीटें उनको आजाद कश्मीर से मिली हैं। 2 सीटें, 2 सीटें मुस्लिम लीग नून, 32 सीटें, 32 सीटें मुस्लिम लीग नून। और जो कहते हैं कि पूरे अवाम के साथ जोर के साथ तहरीक चलाएंगे, 2 सीटें। जी नाज़रीन, आपने देखा वजीर आजम साहब दिखाने में तो दिखा रहे थे कि सिर्फ 2 सीटें, लेकिन साथ ये विक्ट्री का निशान भी होता है। और जितने खुश वजीर आजम साहब नजर आ रहे थे इसका उन्होंने बाकायदा इजहार भी किया। इस इलेक्शन से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक और बात की थी और कहा था कि जनाब अगर धांधली हुई तो आप 2014 का धरना भूल जाएंगे। क्या कहा था बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आइए जरा सुनते हैं। If you rig these elections, अगर रिगिंग होता है, अगर खून खराबी होता है, तो आप 2014 का धरना भूल जाएंगे।
जी नाज़रीन, आपने सुना ये बयान था, लेकिन आज जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए और वजीर आजम ने आज़ाद कश्मीर जाके अपनी ये फतह को सेलिब्रेट किया तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से एक और बयान आया कि तारीखी धांधली की गई है। अब इस तारीखी धांधली का जो इल्ज़ाम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लगा रहे हैं, उसके बाद उनकी पार्टी क्या करेगी, हमने आज जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक ये है कि जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स थे वो आज हमें मिले नहीं। कुछ लोग मसरूफ़ थे बिलावल हाउस में, कुछ दुबई में, कुछ के ज़ाती मसरूफियात थी, कुछ के काम थे, कि कुछ की सालगिरह थी, सालगिरह की पार्टी थी, तो आज वो हमारे प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकेंगे, इतनी ज़्यादा मसरूफियात उनकी बढ़ गई। लेकिन वज़ीर आज़म का विक्ट्री निशान नाज़रीन हमने देखा और एक स्ट्रॉन्ग वज़ीर आज़म की तरह नजर आए। इसके साथ साथ नाज़रीन कराची में रेंजर्स के जो इख्तियारात हैं उस हवाले से कोर कमांडर कराची की वज़ीर आला सिंध से एक तवील मुलाकात हुई और उसके बाद जो मैसेज आया कि जनाब मामलात तय पा जाएंगे। मामलात किस तरह से तय पाएंगे, क्या हो रहा है कराची में, कराची बदअमनी केस भी चल रहा है, इन सारे मामलात पर बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं, इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं अली रजा आबदी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इनका ताल्लुक है, उनके साथ तशरीफ फरमाए एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, और हमें ज्वाइन करें अबरारुल हक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। एयर मार्शल साहब से पहला सवाल तो मैं आपसे करूंगा। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ साहब ने 12 अप्रैल 2016 को एक डॉक्ट्राइन दिया था और कहा, जिसमें कहा गया था कि जी माशी दहशतगर्दी जो है और दहशतगर्दी के लिंकेजेस एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के साथ भी हैं। अगर हम ये प्रेस रिलीज दिखा सकें तो इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया कि ऑपरेशन ज़रबे इज नॉट ओनली एन ऑपरेशन बट अ होलसम कॉन्सेप्ट, इट अल्टीमेटली एम्स एट ब्रेकिंग द सिंडिकेट ऑफ टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड करप्शन। आज मैसेज क्या आया इस NSC की मीटिंग से? देखिए, मैसेज वही है जो उन्होंने इस वक्त दिया था। इस दौरान आपने देखा कि बहुत सारा वावेला मचाया गया, ख़ासकर जब डॉक्टर आसिम का अरेस्ट हुआ तो उसके बाद आपने देखा कि बहुत सारा शोर व गुल किया गया, मगर कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जिसके तहत हम कह सकें कि नहीं जी इसमें कोई ये काम रुकने जा रहा है। अगर उन्होंने ये बात की है और क्लियर कर दिया कि दहशतगर्दी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जाओ और लोगों को मार दो, जो दहशतगर्दों के सरपरस्त हैं, जिन्होंने उनके साथ ताउन किया है, वो दहशतगर्दी में शामिल है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रैटेजी जो है वो बिल्कुल वही है। आज भी अगर आप देखें तो ये अभी खैर आप बात करेंगे, मैं समझता हूँ प्रोग्राम में बाद में भी, जो कराची से आवाज़ें उठ रही हैं कि जी सिर्फ कराची की बात की गई थी, इनको जो इख्तियारात दिए गए थे रेंजर्स को, ये कैसे हो गया कि वो वहाँ कराची से बाहर भी चले गए। तो इसके ऊपर भी आपको मालूम है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत और जो आर्मी चीफ का बयान है, ख़ासकर जब लाहौर वाला मामला आपको याद हुआ था, वो छोटू गैंग वाला, तो उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आई थी वो क्या कहती थी कि मुल्क के हर कोने में जहां दहशतगर्दी नजर आएगी, जहां इनके स्लीपर सेल्स होंगे, हाइड आउट्स होंगे, वहां एक्शन होगी। तो लिहाजा किसी को किसी किस्म का इसके अंदर कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। और जहां तक ताल्लुक है ये माशी, बिल्कुल जी बिल्कुल माशी, उन्होंने कनेक्शन इसका यही किया था कि ऐसी पनामा लीक्स में जो चीजें सामने आई वो माशी दहशतगर्दी है कि नहीं? नहीं, पनामा लीक्स में जो चीजें नजर आई हैं वो करप्शन है, मगर उसका नेक्सस जो है आगे, क्या वो वाकई दहशतगर्दी के साथ बनता है? ही लिखा हुआ है, सिंडिकेट ऑफ टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड करप्शन। करप्शन है ना, अच्छा, मगर करप्शन का पैसा, अगर मईशत और पैसा जो है उसको लेके आप दहशतगर्दों की मदद, फाइनेंसिंग जिसको कहते हैं, अगर आप उससे दहशतगर्दों की फाइनेंसिंग करते हैं, उनकी सरपरस्ती करते हैं, उनसे मुआवनत करते हैं, ये जो करप्शन और दहशतगर्दों की सरपरस्ती है वो सिर्फ सिंध में और कराची में नजर आ रही है हमें? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिंध और कराची में नजर आ रही है। मैं अली रजा आबदी साहब से पूछता हूँ, फिर आपसे कंटिन्यू करते हैं। ये जो करप्शन और दहशतगर्दी की सरपरस्ती है, ये लिंकेज हमें सिर्फ कराची में नजर आ रहा है, सिंध में नजर आ रहा है? यही सबसे हैरत की बात है अरशद। पनामा पेपर्स का आपने जिक्र किया। पनामा पेपर्स जो लीक किए गए थे उसके इवेंचुअली जो उसका जो रीज़न था वो यही था कि ग्लोबल टेररिज्म को जो फंडिंग की जाती है वो वाजे आ जाए, उसके ट्रेसेस, उसके लिंकेजेस पता चल जाए। और इसी तरह हम पाकिस्तान जब इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है तो पनामा पेपर्स पे हम लोग लगे हुए कि जी TORs बना रहे हैं, जुडिशल कमीशन बना रहे हैं और इन चीज़ों पे अब डिले कर रहे हैं। ऑल्दो इस पे तो सबसे पहले आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को और आपकी जो एजेंसीज़ हैं जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उसको फौरी तौर पर एक्शन ले लेना चाहिए था और वो इनहेरिट करके इसको इस पर केस चलाते। चलें, ये अब आपने इधर कर दिया। अब पनामा अब जो जैसे आज की मीटिंग बात हुई,
मीटिंग में बात हुई, देखें बहुत सारे हमारे पास रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फॉरेन फंडिंग रिसीव करते हैं। अगर हम सिर्फ अपनी तवज्जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर पॉलिटिकल सेटअप की तरफ ही रखेंगे तो ये जो बहुत सारा नॉन पॉलिटिकल सेटअप या फिर जो इस्लामी तंजीमें जो कि कहती हैं दहशतगर्दी करने के बाद कबूल करती हैं, मैं सारे मदरसों को नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जरूर फंडिंग आती है। एक एग्जाम्पल आपके पास अभी मस्जिद उसका हक्कानिया मदरसे का भी आ गया जो कि पाकिस्तान में रहते हुए वहां पे उसकी फंडिंग की जा रही है, उसका कोई ट्रेस है कि नहीं है। और इसी तरह उन्हीं जगहों पे, ऐसी जगहों पे जहां पे ये अटैक्स करने वाले लोग मौजूद हैं जो कि क्लेम करते हैं प्राउडली कि जी हमने किया, उनको इंटरनेशनली फंडिंग हो रही, उस तरफ नेशनल एक्शन प्लान ने अभी तक तवज्जो नहीं दी है। ये वजह क्या है कि सारी तवज्जो और जो एक्शंस हैं हमें वो सिंध में नजर आते हैं और कराची में नजर आते हैं। ये इससे देखें बहुत वाजे हो गया अब 3 साल के अंदर के जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन प्रॉब्ली वाज द फर्स्ट एजेंडा ऑन दिस, जिसमें अपने स्कोर साइड सेटल करने थे या फिर कुछ जहन बनाए हुए थे कि उसके तहत कुछ लोगों को दबाना था, कम करना था। लेकिन देखिए पाकिस्तान में अगर आपने सच्चे दिल से, सिद्ध के दिल से वाकई में यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स लेके आनी है और टेररिज्म को एलिमिनेट करना है तो यू हैव टू गो टू द रूट, और वो रूट जो कि फाइनेंस भी रिसीव कर रहा है, जिसको अनडिटेक्टेड है, जिसको आप भी इजाजत दे रहे हैं, पैसे आते हैं गल्फ कंट्रीज से, पैसे आते हैं और बड़ी तादाद में पैसे आते हैं, उन पैसों की ट्रेसेबिलिटी आज तक नहीं हो सकी है। कहा यह जरूर जाता है कि जी हमने उनको पेरोल पे उस पे ले लिया, रजिस्टर कर लिया, मदरसों को ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन आज तक एक भी कोई पदक पकड़ा नहीं गया, बंद नहीं किया गया और उसके तहत कोई सजा नहीं सुनाई गई है। अबरारुल हक साहब, पनामा लीक्स आते हैं 3 अप्रैल को, 6 अप्रैल को एक NSC की मीटिंग होती है, उसके बाद बहुत सारे मामलात उठते हैं और वजीर आजम साहब जैसे ही वापस आते हैं तो ये एक और मीटिंग हो जाती है 22 जुलाई की हमें नजर आती है जो आज की तारीख की मीटिंग है NSC की। इससे मैसेज क्या जा रहा है और NSC की मीटिंग्स के ये जो टाइमिंग्स हैं इसको बतौर एक सियासी कारकुन आप क्या समझते हैं, क्या मैसेजिंग हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं सिर्फ आपकी इजाजत से एक छोटा सा कमेंट जरूर करना चाहूंगा कि आज जो PM साहब की जो तकरीर थी उसमें एक तो मुझे जो बड़ा एक हम मुबारकबाद तो उनको दे चुके थे इलेक्शन जीतने में, मगर आज उस तकरीर में जो बिलावल ने कहा था प्री पोल रिगिंग वाली बात, वो वजीर आजम साहब ने पहले ही तस्लीम कर लिया है, ये कह के कि मुझसे सारे मेरे कैंडिडेट्स कह रहे थे कि हमने बहुत बड़े बड़े वादे लोगों के साथ कर लिए हैं कि यहाँ मोटरवेज भी बनेगी और यहाँ हर चीज बनेगी, यहाँ तरक्की का सफर शुरू हो जाएगा। तो जाहिर है इस्लामाबाद में हुकूमत इन्हीं की थी और उसका एक असर जो है वोटों पर बहरहाल होना था। तो ये मैं पूरी तरक्की के वादे तो हर इलेक्शन की मुहिम में किए नहीं जाते, आपकी जमात भी ये वादे करती है, तमाम सियासी जमातें इस तरह के वादे नहीं करती है और वही इस वक्त बजट भी दे सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। तो यकीनन लोगों ने उनकी तरफ देखा और पिछली 10 इलेक्शन के अंदर जो नतायज आए वो हुकूमती पार्टी ही वहां से इलेक्शन जीती। दूसरा मैं आऊंगा अब आपके सवाल की तरफ। अरशद साहब, बहुत ही सीरियस मामला इस वक्त दुनिया के अंदर चल रहे हैं और ये पनामा लीक्स को अभी सिर्फ एक इसको कौमी मसला नहीं, एक बैनुल-अक़वामी अहमियत का हामिल मसला इसलिए बन चुका है कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल क्रेडिट रेटिंग जो है वो AAA से A+ पे आ चुकी है, इनके करप्शन और इनकी फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट्स की वजह से। ये मीटिंग जो हो रही हैं वो उसमें अब ये डिस्कस हो रहा है कि ये फाइनेंशियल क्रेडिट रेटिंग डाउन गई है एम्बेजलमेंट्स की वजह से और हमारी क्रेडिट रेटिंग पे एक क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो लगा है, इससे फाइनेंशियल इदारे जो बड़े हैं बैनुल-अक़वामी जिसमें IMF भी शामिल है, वो अब ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि इनके साथ हम किस हद तक ताउन करेंगे और इनसे हम क्यों ना डिमांड करें कि जो आपने हमसे $43 बिलियन के कर्जे पिछले 3 सालों में लिए वो आप वापस कैसे करेंगे, हमें वो वापस करें। क्योंकि जब भी किसी मुल्क की क्रेडिट रेटिंग डाउन जाती है अरशद साहब तो सवालिया निशान बहरहाल लगते हैं। तो मेरा मशवरा ये होगा कि आकाश मियां साहब अपने आप को इख्तिसाबी अमल के लिए पेश कर दें और अपनी एक बोटी के लिए पूरी कौम की गाय ज़िबा ना करवाएं। और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान की फौज जो है वो बड़ी मुस्तहकम तरीके से हमारे चंद जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ खड़ी है, वरना चाइना के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी हुकूमत की वो क्रेडिबिलिटी ना होने की वजह से वो तैयार नहीं थे। इस पे जरा मैं शाहिद लतीफ़ साहब को भी लेके आता हूँ। फौज की अबरारुल हक साहब बात कर रहे हैं, अब जब हम ये चीज़ें देखते हैं 6 अप्रैल की मीटिंग और आज की, इससे मैसेज क्या जा रहा है इन मुलाकातों से? देखिए, मैसेज ये जा रहा है कि 2 चीज़ों को पहले हम क्लियर कर लें, पनामा लीक्स
और वो जो जिसको हम सरप्रस्ती कहते हैं, माली सरप्रस्ती दहशतगर्दों की, पनामा लीक्स भी जो आप देख रहे हैं, कहने को तो ये करप्शन है, मगर इसका एंड रिजल्ट देखें क्या होता है। जहाँ करप्शन होती है वहाँ क्या होता है, मुल्क में गुर्बत होगी ना, कि आप पैसा लूट के ले गए खजानों से, तो मुल्क तो गुर्बत की चक्की में पिस गया। तो जब गुर्बत होती है, गुर्बत बजाते खुद जुराइम को जन्म देती है। ये आपको मालूम है ना कि जो लोग खरीदे जाते हैं, हमारे यहाँ से खरीदे जाते हैं ना, उनसे दहशतगर्दी करवाई जाती है। ये बाहर से फंड्स आते हैं, जैसे अभी बात की कि जी बाहर से भी बड़े फंड्स आते हैं, मदरसों में भी आते हैं। मास्टर साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, 29 नवंबर तक करप्शन वाला जो एजेंडा राहिल शरीफ साहब लेके चले थे, वो पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखें, ये लगे हुए तो हैं, उनकी एक एक बात से आप अगर देख लें, यानी कोई भी उनकी स्टेटमेंट जो है उसमें करप्शन का भी जिक्र है, बना रहे हैं, तरक्याती काम कर रहे हैं, सारे करप्शन के खिलाफ वो भी लगे हुए हैं। नहीं, ये करप्शन के खिलाफ इस तरह से मुतअद्दिद प्रेस रिलीजेस, जनरल आसिम बाजवा साहब की मुतअद्दिद फाइनेंशियल टेररिज्म की स्टेटमेंट्स और आर्मी चीफ का ये सिंडिकेट की बात करना, करप्शन की बात करना, बिल्कुल है। ये एजेंडा पूरा हो पाएगा या अधूरा रह जाएगा? देखें, मेरे मुताबिक ये एजेंडा जो है, ये उनकी जो बातचीत अब तक उन्होंने की है, उनकी कामयाबी जो है वो असल इन्हीं चीज़ों पे गेज होगी कि वो तब तक जब तक वो जाते हैं इन चीज़ों को कहाँ तक लेके कहाँ तक पहुँचाते हैं। एक बात जैसे मैंने कहा कि आप समझ लीजिए, करप्शन का ताल्लुक दहशतगर्दी से बनता है। मुल्क में गुर्बत होगी, आपके लोग खरीदे जाएंगे, इंटेलिजेंस एजेंसीज आप ही के यहाँ से गरीब लोगों को खरीद कर उनसे दहशतगर्दी करवाते हैं। अभी एक और भी सवाल हुआ था कि कराची और सिंध क्यों, हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भूल गए? उन्होंने कराची के बारे में कहा था ना, उनका स्पेशल बेंच जो है वो कहाँ बैठा था? कराची में बैठा था। तो जब कराची में कत्ल गारत थी तो उन्होंने पार्टियों के नाम लिए थे ना कि इन पार्टियों के मिलिटेंट विंग्स हैं, तो कराची से ही शुरू होना था। ये अलहदा बात है कि उसके बाद उन्होंने अपनी को बातचीत जो थी, उसके बाद एक्शन सुप्रीम कोर्ट से भी होना चाहिए था, मगर जो भी उसके बाद एक्शन हुआ वो कराची ही में होना था। कराची ही के हालात खराब थे, इस तरह के हालात मुल्क के और हिस्सों में खराब नहीं थे। कत्लो गारत कराची में हुई, कराची के लोगों का जो हाल है उसको टर्न अराउंड पिछले 2 साल में किया किसने? ये आपके जो रेंजर्स हैं उन्होंने किया। तो हम कैसे कह सकते हैं? रेंजर्स आज शजरकारी की मुहिम लगा रही है और अच्छा है, दरख्त भी लगाने चाहिए क्योंकि अभी इख्तियारात नहीं है। कराची को टर्न अराउंड किसने किया? माने ना, कराची के एक एक बंदे से आप भी से पूछ लेते हैं। जी पूछ लीजिए। देखिए, बहुत मतलब शाहिद साहब बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती रही है, ठीक है जी। पेशावर में अगर आप देखें, फाटा में देखें, बलूचिस्तान के इलाकों में देखें, और इवन पंजाब, साउथ पंजाब में बहुत जगहों पे पिछले दिनों में, पिछले सालों में बॉम्ब ब्लास्ट और ये सब कुछ रहा। कराची में ज़रूर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का केस चला था बदअमनी का, अभी भी चल लेकिन रहा है, वो अभी भी चल रहा है। उसका कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया, जैसे ये कहना चाह रहे हैं कि शायद उसका वर्डिक्ट आए। उसमें एक ऑब्जर्वेशन थी कि जी ये पॉलिटिकल पार्टीज या फिर इनके कोई विंग्स थे, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स दैट वर गिवन टू देम बाय देयर दैट एडमिनिस्ट्रेशन एट दैट टाइम। वो कोर्ट्स ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया था, वो तो उनको दी गई थी ये रिपोर्ट। अब उसके बेस पे ऑपरेशन शुरू हो गया। हमने तो मना नहीं किया ऑपरेशन को, हमने वी एक्सेप्टेड इट एंड वी कॉल्ड फॉर दैट कि जी ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन ये ऑपरेशन सिर्फ कराची की हदूद तक क्यों रह जाता है? कि आप कराची में क्या बाउंड्री बनाना चाह रहे हैं एक, या फिर आप कराची को अगर अलग सूबा वैसे ही डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तो आप वैसे ही बता दीजिए उसको कि सिंध से अलग करने के लिए। क्योंकि जब सिंध की बात की जाती है कि जी ऑपरेशन को इंटीरियर सिंध तक लेके जाया जाए, तो खुद पीपल्स पार्टी कहती है कि जी कराची अलग है, कराची तक रहना है, इसको इंटीरियर सिंध तक नहीं जा सकता। तो देन एक्सेप्ट इट और कराची को उसके हिसाब से फिर आप डील कीजिए। हम वी आर विलिंग फॉर द ऑपरेशन, वी आर रेडी। हमारी सबसे ज्यादा कुर्बानी है, हमारी सबसे ज्यादा इसमें डिफेमेशन, हमारी डिमोरलाइजेशन, आइसोलेशन, क्रिमिनलाइजेशन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हुई है। बेशुमार कोशिशें भी कर ली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शंस में और बाकी जगहों पे मुत्तहिदा की अभी तक अपनी एक स्टैंडिंग है और वो एक्सेप्ट करने में बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाती है, जैसे मैं कह सकता हूँ। लेकिन यही दहशतगर्दी आप साउथ पंजाब में अगर आप जाके इसी तरह का ऑपरेशन करते हैं या फिर पंजाब में दूसरे इलाकों में करते हैं तो यू विल फाइंड इट वर्स ओवर देयर। वहां पे आप देखिएगा कि वहां पे जो रिश्तेदार जो कि MNAs बन चुके हैं, MPs बन चुके हैं, उनके खानदान के लोग जो हैं वो इस तरह की दहशतगर्दियों में इन्वॉल्व है और ये सब जानते हैं। इसी तरह KP में आप चले जाएं, वहां पे भी यही सिचुएशन। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ कराची को आप आइसोलेट करके सारे अपना एक कॉलोनियल एटीट्यूड लगा के एक मेंटेलिटी के साथ कि जी कराची को हम फेडरली शायद एडमिनिस्टर कर लें या फिर
कहीं और से बैठ के उसकी डोरें खींच लें, इस तरह कराची वाला कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंटरेस्टिंग। पंजाब में भी ऑपरेशन की बात हुई थी, इस हवाले से हमने ट्वीट्स भी देखी थी, फिर छोटू गैंग का वो छोटू भी एक पकड़ा गया था, वो चीज़ें सामने आ गई हैं सारी, क्योंकि कराची और सिंध के हवाले से तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, JITs भी सामने आ जाती हैं, हम देखते हैं अरेस्ट भी नज़र आते हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। पंजाब में इस तरह की कोई चीज़ें नज़र आई इस अनाउंसमेंट के बाद कि जी पंजाब में भी अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी, ऑपरेशंस होंगे? नहीं, पंजाब में भी होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ मुल्क के होते हुए नजर आए नहीं, अभी तो फिलहाल छोटू गैंग के खिलाफ हुआ ना। देखिए क्या वो पकड़ा गया था? नहीं, वो तो लाजमी चीज है। उन्होंने उसके बाद क्या उन्होंने सरेंडर कर दिया। क्या अब सरेंडर करने के बाद उनके साथ क्या है उसके ऊपर कोई फर्दर अपडेट नहीं आया। उस पे मगर उन्होंने सरेंडर किसके सामने किया? रेंजर्स के सामने। जो पंजाब से बहुत सारे नारे लगाए जा रहे थे कि हमारी पुलिस इस काबिल है। देखिए, पंजाब ने बाकायदा रुकावटें डाली। जब भी रेंजर्स की बात हुई तो पंजाब ने उनको नहीं आने दिया, और वहां से हुकूमत के जो आला ओहदेदारान हैं वो कहते रहे कि जी हमारी पुलिस सब कर लेगी। और पुलिस को जिस शर्मसारी का सामना हुआ वो हम सबके सामने है। वो पुलिस जब वहां गई तो उन्होंने उनको होस्टेज बना लिया। यानी एक तमाचा गया। छोटू जो पकड़ा गया था किधर गया? वो उसको हिरासत में लेने के बाद कोई उसके ऊपर खबर नहीं आई, और ये इसके ऊपर बाकायदा पता चलना चाहिए कि उनसे आगे क्या कुछ मालूम हो सका और आगे क्या क्या कनेक्शंस बनते हैं। ये आपकी जो ऑब्जर्वेशन है ये बिल्कुल दुरुस्त है। मगर बात यह है कि आप जो मर्जी कह लें कि दहशतगर्दी मुल्क में है, बिल्कुल है, मगर जो कराची का हाल था वो मुल्क का और कहीं पे भी ये हाल नहीं था। ये हकीकत है, इसको आपको मानना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कहता कि मुल्क के बाकी हिस्सों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल चलनी चाहिए। मगर यह भी हकीकत है कि कराची में जिस तेजी से फिर जुराइम की शरह में कमी आई, ये पॉइंट अली रज़ा साहब मैं आपके सामने रखूंगा। एयर मार्शल साहब कह रहे हैं कि कराची को आप बाकी मुल्क से कंपेयर नहीं कर सकते, और जो स्टेटिस्टिक्स का वो जिक्र कर रहे हैं इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, और रेंजर्स के इख्तियारात का मामला, कोर कमांडर कराची की मुलाकात वज़ीर आला सिंध से, और एयर मार्शल साहब कह रहे थे कि जी पंजाब ने तो कहा कि जी हम नहीं आने देंगे, और उसके बाद वहां पे रेंजर्स नहीं आई। तो सिंध में ऐसी क्या चीज़ है, वज़ीर आला सिंध की पुलिस इतनी नाकारा क्यों है कि वो रेंजर्स को हर बार आने की इजाज़त देते हैं? एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि वज़ीर आला सिंध की मुलाकात हुई कोर कमांडर से, और उसके बाद मामला कुछ तय पा गए हैं, बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है। अली रज़ा साहब, जो चीज़ें एयर मार्शल साहब ने सामने रखी उससे तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि कराची ही मेन इशू, और आप पंजाब को कंपेयर नहीं कर सकते सिंध और कराची से। देखिए, कराची एक ज़माने में बड़ा अच्छा भी चला है, ऐसी बात नहीं है। फिर आपको याद होगा कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, उसके बाद जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब होम मिनिस्टर बन गए थे। वी शुड नॉट फॉरगेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और बाय डिज़ाइन कराची के हालात को इस तरफ लेके आया गया था, जिसमें पीपल्स अमन कमेटी क्रिएट की गई थी और उसको बाकायदा सरपरस्ती थी गवर्नमेंट की। उसी की वजह से मुत्तहिदा ने ऑपरेशन कॉल किया था सबसे पहले पाक आर्मी का, कि पाकिस्तान आर्मी है, बिकॉज पुलिस कंप्लिसिटी की वजह से वहाँ पे ऑपरेशंस नहीं कर रही थी, उनको रादर जगह दे रही थी। हालात बहुत ख़राब हो गए थे, उसमें आपकी कलादम तंजीमें जो थी वो भी इन्वॉल्व थी, और जब आपका फाटा की तरफ वहाँ पे एक्टिविटी चल रही थी तो कराची से बहुत बड़ा एक फाइनेंस और रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। तो कराची ऑपरेशन रेंजर्स की तरफ से ज़रूर किया गया, कंट्रोल किया गया, लेकिन इसको इन आइसोलेशन नहीं देखा जा सकता। जब ऑपरेशन ज़रबे अज़ब भी शुरू हुआ और वहाँ पे भी क्लियर होना शुरू हुए फाटा की तरफ लोग, तो फिर यहाँ से जो मूवमेंट होनी थी पैसों की, या फिर और जो दहशतगर्दी, बदतखोरी और चीज़ें चल रही थी, वो ख़त्म होना शुरू हुई। उसके लिए वहाँ पे डिमांड ख़त्म हुई। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि मुत्तहिदा या फिर हम लोग इसके ऑपरेशन के खिलाफ रहे। हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल, इंस्टीट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, ह्यूमन राइट्स के इशूज़ पे हमने हमेशा आवाज़ उठाई है। ऑल्दो वी हैव कोऑपरेटेड विद अबाउट 5,000 अरेस्ट्स, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान के साथ किया गया था। उसमें से तकरीबन 1,500 अभी तक जेल में हैं, जिनके ऊपर केसेस किए हुए, और 61 मावरा अदालत उनके कत्ल हो चुके हैं। 125-26 आज तक मिसिंग हैं। तो हमारी ये रिजर्वेशंस थी इसमें। हमने ऑपरेशन के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का कहा था कि वो एक क्रिएट हो जाए, कि जो हमारी ग्रीवेंसेस हैं वो वहाँ पे एड्रेस हो जाएं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑपरेशन शुरू होने के दौरान कहा था, वादा किया था। फिर हमने ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी का एक डिमांड की थी कि वो भी आ जाए, जिसमें सिर्फ मुत्तहिदा नहीं, बाकी पार्टीज भी जो हैं जिनके साथ अगर इश्यूज हैं वो भी अपनी ग्रीवेंसेस वहाँ पे फेडरल लेवल पे ले जाएं। बट दैट ऑल्सो डिडंट हैपन। तो उसमें
मकसद ये है कि कभी भी ये ना समझा जाए कि मुत्तहिदा ऑपरेशन के खिलाफ है। मुत्तहिदा ने हमेशा साथ दिया और सबसे ज़्यादा ओन कराची को मुत्तहिदा ही करती है, और वोट बैंक भी सबसे ज़्यादा मुत्तहिदा को। तो जो सेफर कराची, प्रोग्रेसिव कराची इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ MQM, और हमेशा से इस तरह ही रहा है। तो आपने फाटा का जिक्र किया मार्शल साहब, आपने कई बार मेरे प्रोग्राम्स में आए और जब बात होती कि जी सप्लाई रूट कौन सा है, तो उसमें तो सारा पंजाब में ट्रेस होता था कि बंदे भी वहाँ से हैं, फाइनेंसेस भी वहाँ से जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो नर्सरीज जिनको कहा जाता था, वो सारी नेशनल एक्शन प्लान आने के बाद ख़त्म हो चुकी हैं वहाँ पे। जी, मैं नहीं समझता कि नर्सरीज ख़त्म हुई हैं। उसका मुंह बोलता सबूत जो है वो आपका ये छोटू गैंग वाला जो सिलसिला था, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको कमेंट दिया, ये बड़े अफसोस की बात है कि अरसा दराज से ये आवाज़ें उठ रही थी कि अगर सिंध में रेंजर्स जो हैं उन्होंने जाके दहशतगर्दी को कंट्रोल किया, तो हम साउथ पंजाब के बारे में तो अरसा दराज से सुन रहे थे। तो अरसा दराज से अगर ये बात हम सुन रहे थे कि वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब तो डाटे आदमी हुए ना, नहीं जी, डाटे कोई नहीं, सकम कर जाते हैं। नहीं, डाटे की बात नहीं है। बात यह है कि वहाँ से एक ऑपोजिशन थी कि नहीं जी बस हमारी एलीट पुलिस है और हम कर लेंगे। नहीं थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतअद्दिद बार कह चुकी है कि जनाब आपके इख्तियारात सिर्फ कराची तक महदूद हैं। ये तो बात की बात है, आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट, ये तो बात की बात है। जब हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, बल्कि उससे पहले भी, जब कराची के हालात देखें, ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, अभी ये बात कर रहे थे आब्दी साहब कि जी वाकई कराची के हालात बहुत खराब हो गए। ये रीजंस बता रहे थे कि जी वहां पे पीपल्स अमन कमेटी बन गई तो ये हो गया वो हम उसमें नहीं जा रहे कि किसने खराब किए, मगर इस बात को माने कि कराची के हालात इस बात का तकाजा करते थे कि वहां आपको फौरी तौर पे लोगों को छूट देने के लिए, और आप सबसे बड़ा सबूत देखें, कारकर्दगी का सबूत क्या होता है कि असल हालात आज कराची के, आज देख लीजिए, आज जो 2 साल पहले वाले देख लीजिए, तो वहां पे कामयाबी हमने हासिल की है। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि मुल्क के बाकी हिस्सों में जो है वो उनके हाइडआउट्स नहीं है। कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। आज तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतअद्दिद हम ढूंढ रहे थे लीडर्स को, तो आज आज़ाद कश्मीर इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद मिले नहीं। आपकी मेहरबानी है कि आपने फ़ोन उठा लिया और प्रोग्राम में शिरकत का फैसला किया। बात हो रही थी कि सिंध और कराची रेंजर्स के इख्तियारात, एयर मार्शल साहब ने जहाँ दीगर बातें की, वहाँ उन्होंने ये भी कहा कि जी पंजाब में क्योंकि अपोजिशन थी इसकी, और मैंने इससे ये समझा कि शायद शहबाज शरीफ साहब थोड़े डाटे आदमी हैं तो उन्होंने रेंजर्स आने नहीं दी। अब आप कब रेंजर्स को इख्तियारात दे रहे हैं दोबारा सिंध में, और ये आप सिंध पुलिस की नाकामी एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखिए, 2 तरह के इख्तियारात हैं। पहली बात तो यह है कि रेंजर्स ने बड़ा अच्छा काम भी किया है, और रेंजर्स के उस अच्छे काम की वजह से कराची, बिल्कुल, अब जब इख्तियारात नहीं है तो आज से शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा ले रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, दरख्त वगैरह भी लगाएंगे आज से। चले, मैं तो वो भी एक अच्छा काम है, करना चाहिए, क्योंकि प्लांटेशन भी एक बड़ा सीरियस इशू है। बट मैं जो कह रहा हूँ कि वहाँ पे अमन और अमान की सूरत हाल में रेंजर्स की कंट्रीब्यूशन पिछले स्पेशली 2 साल के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई, जिससे कराची की सूरत हाल में फर्क आया। लेकिन जब रेंजर्स ने अपने कुछ काम, जिन पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का और हमारी जमात का और बाकी जमातों का भी तहफ़्फ़ुज़ था कि ये जो गिवन मैंडेट है उससे बियॉन्ड चीजें गई हैं, तो हमने उस वक्त भी कहा था कि रेंजर्स के अपने तजावुज, अपने इख्तियार से जो तजावुज है, ये मैंडेट से बाहर जाने की जो बात है, इस पर जब क्रिटिसिज्म शुरू होगा तो अल्टीमेटली रेंजर्स और पॉलिटिकल गवर्नमेंट का आपस में क्लैश पड़ेगा, और रेंजर्स के इस बड़े अच्छे काम को भी नुकसान पहुंचेगा, उनकी नेकनामी को भी नुकसान पहुंचेगा। ये टेंशन काफी अरसे से चलती आ रही है। लेकिन मैं समझता हूँ ज्यादा मौजू होता कि जब भी इख्तियार खत्म हो रहे थे, डेट खत्म हो रही थी, उससे पहले फैसला कर लेते। अब भी 1 आध दिन में फैसला तो हो जाएगा, जल्दी हो जाना चाहिए था, लेकिन उस पर भी रिएक्टिव होकर, जिस तरह इंटीरियर मिनिस्टर ने रेंजर्स के डीजी को फोन करके और उन्हें ये कहा कि जी आप वीवीआईपी सिक्योरिटी अभी विड्रा कर लें, जो फॉरनर्स की सिक्योरिटी अभी विड्रा, यानी आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ हेड डाउन हो जाएं, ये इदारों का काम नहीं है जी। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ हेड डाउन होना, फर्ज करें प्रोविंशियल गवर्नमेंट गलत कर रही है, इवन देन ये रेंजर्स या फेडरल गवर्नमेंट का अपना इख्तियार नहीं है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं आप, या उनके खिलाफ अवाम के पास जा सकते हैं। ये किसने कहा इंटीरियर मिनिस्टर को कि वो कहे कि जी आप अपने बंदे पर्सनल विड्रा करो? इसका मतलब है कि आप इदारों को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सामने खड़ा कर लड़ाई कराने लगे। इंटरेस्टिंग। कायरा साहब, मैं एक और सवाल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, आपकी नजर से कहीं इस तरह के बयानात गुजरे थे? मुझे अपनी पहली बात मुकम्मल कर लेने दे, छोटी सी। तो गुजारिश ये है, रेंजर्स का इख्तियारात 2 हिस्से हैं। एक, रेंजर्स की प्रेजेंस के ऊपर तो कोई एतराज नहीं है, रेंजर्स के स्पेशल इख्तियार है। एक इख्तियार देना है सूबाई हुकूमत ने जो पुलिसिंग का है, तो वो दे देंगे, लेकिन दूसरा इख्तियार वो है जो फेडरल गवर्नमेंट ने देना, जो वजीर दाखिला ने देना था। वजीर दाखिला ने अपना इख्तियार जो उनके पास प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट के तहत था, वो खत्म हुए 15 तारीख को खत्म हुआ था, अभी तक वो एक्सटेंड नहीं किया। अपना काम तो कर नहीं रहे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में कह रहे हैं, तो उनको चाहिए पहले अपना काम करें,
दोनों गवर्नमेंटों को रेंजर्स को इख्तियार देने चाहिए और रेंजर्स को अपने मैंडेट के अंदर रहना चाहिए। इंटरेस्टिंग। मेरा एक और सवाल है कि आपकी नजर से इस तरह के बयानात तो नहीं गुजरे थे ISPR के, कोई ट्वीट्स आपकी नजर से गुजरी हो कि जनाब ये क्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन होगा और अब पंजाब में भी ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा, इस तरह की चीज आपकी नजर से तो गलती से नहीं गुजरी कहीं? यकीनन जो गलती आपसे हुई मुझसे भी हुई जी, यकीनन हुई। फिर क्या हुआ उसका? देखिए मैं समझता हूं कि उस पे भी मेरा मौकफ उस वक्त भी ये था और आज भी ये है। अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट है, मैं समझता हूं शहबाज शरीफ साहब अगर समझते हैं कि उनकी पुलिस जो है वो बेहतर काम कर सकती है और वो बेहतर चीजों को टैकल कर सकती है, भले नहीं किया, ठीक है, छोटू गैंग आपने नहीं पकड़ सके, वहां आपको फौज को तलब करना पड़ा, तो जहां प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस काबिल नहीं होती, ये काबिल ना होना जरूरी नहीं है, यानी कैपेसिटी नहीं होती, पुलिस का ये काम नहीं है ना टेररिज्म के खिलाफ फाइट करना, उनकी कैपेसिटी नहीं है, तो अगर किसी जगह पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कैपेसिटी नहीं है तो फेडरल फोर्सेस को तलब कर सकते हैं। बट ये काम शहबाज शरीफ का है, ये काम किसी और इदारे के हेड का या फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है कि वो कहे कि पंजाब में जाके ऑपरेशन करो। ये शहबाज शरीफ ने फैसला करना है कि मुझे फेडरल फोर्स चाहिए या नहीं चाहिए, उसके अच्छे या बुरे के जो जिम्मेदार हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी। इसी तरह यानी कि सारी चीज के जिम्मेदार आपके वजीर आला सिंध कायम अली शाह साहब हैं। रेंजर सिंध में उनकी मौजूदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि वहाँ की सिंध पुलिस नाकारा है, जहाँ पे आपकी हुकूमत इतने अरसे से रही, और शहबाज शरीफ की एक मिसाली पुलिस है, मॉडल पुलिस है, और मॉडल टाउन का वाक़या जिस इफेक्टिवली उन्होंने हैंडल किया था, तो उसके बाद वहाँ रेंजर्स की जरूरत तो नहीं है यकीनन। देखिए रेंजर्स तो हमारे दौर से भी पहले जनरल मुशर्रफ के दौर में वहाँ थी, तो कराची के हालात कई दहाइयों से खराब होते जा रहे हैं और उसके मल्टीपल इश्यूज है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। मेगा सिटीज के दुनिया में हर जगह प्रॉब्लम होते हैं और उनको टैकल करने के लिए पाकिस्तान में आज तक उस तरह कोशिश नहीं की गई। हमने आज तक उसको मेट्रोपॉलिटन पुलिस नहीं बनाया, हमने उसके बेशुमार काम और करने वाले हैं। और फिर यह है कि सारा बिजनेस कराची में हब वो है, वहां के जब इतना बड़ा बिजनेस, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, वहां पे क्राइम की भी एक पूरी इंडस्ट्री बन जाती है। तो ये चैलेंजेस अपनी जगह थे और हैं, इसीलिए फेडरल फोर्स को बुलाया गया है। वरना फेडरल फोर्स को हम अगर फर्ज करें कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाती है तो यकीनन रेंजर्स को उन्हें कहना चाहिए कि जी थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छा काम किया, बस हमें अब आपकी जरूरत नहीं है। तो ये कोई लड़ाई तो नहीं होगी ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उनको तलब किया कि मेरी मदद के लिए आए, और अगर जरूरत बिल्कुल ठीक है, सिंध में मदद की जरूरत थी। अब्रारुल हक साहब, वजीर आजम साहब आजाद कश्मीर गए, उन्होंने एक हवाला भी दिया कि 2 सीटें जीतने वाले हमारे खिलाफ धरना क्या लेके आएंगे और इनको वैसा ही रिस्पांस मिलेगा। तो आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस के बाद आप कुछ रिकंसिडर कर रहे हैं अपनी 7 अगस्त की तारीख जो आपने दी है धरने की और प्रोटेस्ट की? नहीं अरशद साहब, मैं समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप और हमारे कारकुनान का जज्बा पहले से ज़्यादा बुलंद हुआ है, क्योंकि हम सब एज ए पोलिटिकल वर्कर और एज हिस्ट्री स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि पिछले जितने भी इलेक्शंस पाकिस्तान में हुए, जो हुकूमत फेडरल में होती है, इस्लामाबाद में होती है, उसी की जीत होती है बल्दियाती इंतखाबात में बिलूम और साथ कश्मीर के इंतखाबात में। हैविंग सेड दैट, वज़ीर आज़म साहब ने 2 सीट्स का हवाला दिया, मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। वो बड़ी अच्छी तकरीर करते करते उन्होंने बीच में ये एक बात की जिसमें मुझे बड़ा तकब्बुर नज़र आया, और वो बार बार कहते नज़र आए 2 सीटें 2 सीटें, और मैंने उस पर यह कहा था कि सीटां दा ना माण करी ते ना आखी मैं जितया, वो कहार सतार सदावे मता रोड छड़ी दुध कड़िया। बड़ी बड़ी पार्टीज़ आईं और वो वहाँ पे स्वीप करके ले गई, और 2013 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को भी आपने देखा कि उसका फिर क्या हाल हुआ। अभी 2018 के इंतखाबात में ये फ़ैसला होगा कि अवाम क्या चाहते हैं, और बिलखसूस इस स्कैंडल के बाद मैं ये कहूँगा सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है यकसर। वो तो लोग अपने मुल्क की डेवलपमेंट अपने एरिया की चाहते हैं। अगर मैं भी एज अ वोटर देखता तो फ़ायदा मेरा भी यही था कि मेरे बच्चे को शायद रोज़गार दे देंगे, ये हुकूमत में बैठे हुए हैं। एक बात को इस तरफ रखते हुए मैं थोड़ा सा रेंजर के हवाले से ये बात करना चाहूँगा कि अभी आप बात कर रहे थे कि मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब एक रेंजर्स ने कराची के अंदर जो रोल प्ले किया और उससे कराची के हालात बेहतर होते हुए हमें नज़र आए, तो हम उससे क्यों फ़ायदा नहीं उठाना चाहते? इंटीरियर सिंध हो या पंजाब हो या कोई भी सूबा हो, उससे हम कतराते क्यों हैं? जब पंजाब को देखते हैं तो छोटू मोटू गैंग के अलावा हमें सानहा मॉडल टाउन नज़र आता है, वहाँ पे कत्ल होते हुए नज़र आते हैं। पंजाब के अंदर ऐसी पॉकेट्स मौजूद हैं जहाँ भत्ता लिया जाता है। मेरे इलाके के अंदर ऐसी पॉकेट्स मौजूद हैं जहाँ पुलिस नहीं जा सकती और सियासी रहनुमा उनकी सरपरस्ती करते हैं।
तो बाखुदा ये बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां उनकी ज़रूरत है, और इसमें जब नेशनल इंटरेस्ट का और सिक्योरिटी का मामला है तो सारी सियासी पार्टीज़ के कारकुनान को भी उसको इंटरेस्ट को सामने रखना चाहिए, अपनी पार्टी के इंटरेस्ट को उस वक्त लुक आफ्टर नहीं करना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर हम में से किसी के बच्चा जो है उसके साथ कोई मामला हो सकता है, हमारे सामने फिर आता भी है बहुत सारे सियासतदानों के सामने। तो हमें जब रेंजर्स का मामला हो और पुलिस, यकीनन हमारे मसाइल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, उनको सॉल्व करने के लिए अगर हमें सपोर्ट चाहिए होती है तो किसी भी सूबे की हुकूमत को चाहिए कि उनको वेलकम करें, और जिस तरह भी आपने सही फरमाया कि जब वो अच्छा काम करे तो उनको पैड करना चाहिए और पॉलिटिकल स्टेप्स ना लें। वो जो टेररिस्ट्स हैं उनको पकड़े, और उसके साथ जो उनकी फंडिंग है, जो बिलाशुबा अभी जैसे मैंने ये पहले बात की थी कि क्रेडिबिलिटी जो हमारे वज़ीर आज़म साहब की मुतासिर हुई है, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान बैनुल-अक़वामी तौर पे उठ रहा है, उसको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए। और इस मामले को अब और भी ज़्यादा सेंसिटिव मैं ये कहूँगा, बिलखुसूस जब एक बड़े प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं और उनको हम करप्शन कितना बड़ा इशू होता है वोटर्स के लिए। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म साहब ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ पे जाके तकारीर कर रहे थे, मोदी के साथ रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, वो सारी चीज़ें तो आज इफेक्टिवली जवाब दिया है, मैंडेट उनका जो आया है, तो सारी एलिगेशन उनके खिलाफ वो तो हवा में उड़ नहीं गई। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अवाम जो है वो इस चीज़ को देखती है बकायदा कि हम जिसको वोट दे रहे हैं कल को हमारे काम आएंगे या नहीं। ये तो हकीकत है। इशू नहीं है करप्शन उनके लिए। नहीं, बात करप्शन की नहीं है, बात यह है कि उन्होंने ये देखना है कि उनका इलाका जो है कल उसको फंड्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये तो हकीकत है ना कि हुकूमत जो है, बल्दिया के इंतखाबात को आप देख लीजिए, बल्दियाती इंतखाबात में आपने देखा कि ज़्यादातर वोट किसको पड़े, उन्हीं लोगों को पड़े ना जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स थे। उन्हें मालूम था कि इन्हें फंड्स मिलेंगे, इन फंड से जो लोग हैं ये भी तो लोकल बॉडीज इलेक्शन जीते। नहीं बिल्कुल जीते, तो फंड्स नहीं मिल रहे। इनका तो आपका तो इलेक्टेड मेयर भी अरेस्टेड है, हमारा तो मेयर भी अरेस्ट कर लिया। आप ओवरऑल मैं मुल्क के ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। ये कराची एक स्पेशल मामला है, MQM वहाँ पुरानी जमात है, सेटल्ड है, लोगों का उनके अंदर बाकायदा एक एतबार है, उनके ऊपर एतमाद है, वो एक सेपरेट केस है। मगर पूरे मुल्क के ट्रेंड को आप देखें ना तो उस ट्रेंड को देखते हुए ट्रेंड इसी तरह होते हैं जैसे अब्रार के हैं, मासूम साहब कह रहे हैं। देखें, कश्मीर की अगर बात कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी ने तो करप्शन कर ली वहां पे ना, 5 जिसलिए उनको वोट नहीं मिला। नून लीग अब करेगी करप्शन, इसलिए उनको वोट मिल गया। तो लोग शायद ये था कि अभी तक इनके ऊपर पनामा पेपर साबित नहीं हुए या बाकी और करप्शन साबित नहीं हो रही, इल्जामात चल रहे हैं, तो उसके तहत उनको वोट देके एक दफ़ा लेके आए। अब डिपेंड करता है, जैसे मैं बीच में भी कहा था कि GB पे, गिलगित बल्तिस्तान पे जो इन्होंने वादे किए थे, क्या पिछले साल जो वो वादे किए थे उनमें से कुछ पूरे किए कि नहीं किए, तो वही एग्जाम्पल आज़ाद कश्मीर को लेने की ज़रूरत है। मैं कराची के हवाले से अरशद कुछ कहना चाहूँगा कि देखें, जब अभी रेंजर्स के जो इख्तियारात हैं ना, बेस्ट यही है कि जब ख़त्म हो गया तो टेक इट टू द पार्लियामेंट में बैठ के इसको सारी पार्टीज़ बैठें, और बैठने के बाद वापस, क्योंकि पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी कि रेंजर्स रहनी है या नहीं रहनी है। यहाँ पे सब पार्टीज़ का उसमें कंसेंसस होना चाहिए, और फिर जिन पॉइंट्स पे उनको रहना है यहाँ पे सिंध में, तो वो उसके हिसाब से डिसाइड करें, क्योंकि बहुत सारे डिसाइड नहीं हो गए। नहीं, कमांडर ऑफ वज़ीर आला ये वापस सिर्फ कराची तक डिसाइड हो जाएगा तो फिर अरशद फिर ये सॉल्व नहीं होगा ये मैटर, मैं बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग कराची से उठ के इंटीरियर सिंध में चले जाते हैं, वहां पे जाके बैठ जाते हैं, या फिर साउथ पंजाब। अच्छा, इसके साथ आप बैंड ऑर्गेनाइजेशंस देखें जो कि ओपनली काम कर रही हैं, फेडरल कैपिटल में भी जल्द से जुलूस निकाल लेती हैं, सिंध के, लाहौर के, कराची के बड़े बड़े शहरों में वो जल्द से जुलूस निकाल लेती हैं, और उनको पुलिस की प्रोटोकॉल भी मिलती है, सिक्योरिटी भी मिलती है। तो हाउ आर वी प्लानिंग टू सॉल्व दिस मेस? इंटरेस्टिंग वाले क्योंकि मौजूद नहीं है, उनके पास सवालात के जवाब नहीं होते, तो मेरे प्रोग्राम में तो कम से कम वो नहीं आ रहे, एयर वाइब पे भी नहीं आ रहे। कायरा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि अगर रिगिंग हुई या खून खराबा हुआ तो आप 2014 का धरना भूल जाएंगे। आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान हमारे सामने आया है कि तारीखी धांधली हुई है, इसका मैं आपसे जवाब मालूम करूंगा एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जहां वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने आज आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अपनी फतह को
सेलिब्रेट किया। वहां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जनाब वहां पे धांधली हुई है। कायरा साहब, बिलावल साहब का एक और बयान सामने आया था कि अगर धांधली हुई तो आप 2014 का धरना भूल जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब क्या करने जा रही है? अर्शद साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि हम इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी ये बात क्लेम करते रहे, कहते रहे कि प्री पोल रिगिंग बड़े लेवल पे गवर्नमेंट ने थ्रू फंड्स, थ्रू अदर मीन्स की है। और दूसरी गुजारिश ये है कि हमने इलेक्शन के दिन और इलेक्शन के प्रोसेस में जो कुछ हुआ उसका हम रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं और बिल्कुल अपनी पार्टी की जल्द एक आध दिन में मीटिंग रख के उसके ऊपर हम सारी डिटेल लेंगे। पहले विद कंक्रीट एविडेंसेस हम आपके सामने आएंगे और फिर अपने अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। राइट, तो एविडेंसेस अभी तक आपके पास नहीं है, लेकिन बयान आपके चेयरमैन ने दे दिया कि हाँ जी धांधली हुई है। पास होते हैं अर्शद साहब, इलेक्शन अगर लड़े तो पता होता है, अगर आप इलेक्शन फर्ज करें लूज कर गए तो इवन देन आपको 100 पोलिंग स्टेशन, 70 पोलिंग स्टेशन, 150 पोलिंग स्टेशनों से आपको सारा रिकॉर्ड एविडेंस इकट्ठी करनी होती है। और ये कैंडिडेट जो खुद लूज किए बैठा होता है उसके साथी भी जो उनका मोराल भी डाउन हो जाता है, भले उसको हराया ही जाए, तो वो टाइम उसमें जरूर लगता है, कुछ दिन लग जाते हैं। और फिर पार्टी ने सभी कैंडिडेट से लेना है रिकॉर्ड, तो ये इसमें टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा जरूर होता है। राइट, अब्रारुल हक साहब, आपकी जमात ने तो मेरा ख्याल काफी धांधली के एलिगेशन से सबक सीखा है। इमरान खान साहब ने भी मुबारकबाद दी, इसके साथ साथ आपकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन साहब ने भी नून लीग को मुबारकबाद दी। आपका स्टैंड इस दफा पीपल्स पार्टी से डिफरेंट आया है आजाद कश्मीर इलेक्शंस पे, इसकी क्या वजह है? हमने थोड़ा सा तो सब्र कर लिया है। उसने कहा ना मुश्किलें हम पे पड़ी इतनी कि आसान हो गई। मैं ये कहूँगा कि बदकिस्मती के साथ हमारी कौम के शऊर का लेवल अभी वहाँ तक नहीं पहुँच सका जहाँ वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ हैं, यहाँ जैसे वहाँ के लोगों में है। प्री पोल रिगिंग का भी जिक्र किया कायरा साहब ने, इसमें कोई शक नहीं हुई। वो आज वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद तस्लीम कर लिया, कह के कि मुझे ये मेरे सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे कि हमने बहुत बड़े बड़े वादे कर लिए हैं मियाँ साहब लोगों के साथ, सड़कें और मोटरवेज़ और सारा और बच्चों के रोज़गार, तो फिर आप करा देंगे? उन्होंने कहा जी मैं करा दूंगा। तो हुकूमत के पास चूँकि वसाइल होते हैं और उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे भी कर लिए थे लोगों से, तो नेचुरली वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहा। और उसमें हुकूमत को एक बहुत बड़ा एज था क्योंकि उन्होंने पैसे देने थे, तो वो बेचारे हमें वोट देकर या पीपल्स पार्टी को वोट देकर अपने बच्चों को ना तो नौकरियां दिलवा सकते थे और ना वो सो कॉल्ड जो तरक्याती अमल जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वहाँ वो आज जिसकी उम्मीद थी उनको कि वो हो जाएगा, ना वो होना था। तो इस पर तो एक बड़ी सीधी सी बात है कि प्री पोल डिगिंग ये ऐसे ममालिक में जहाँ लोग नज़रियात को वैल्यू करते हैं और फिर करप्शन को एक बड़ा मसला समझते हैं, वहाँ ज़्यादा इसका मुख्तलिफ नतीजा निकलता है लोगों के रवैयों का और वो वोट उन रीजंस की बुना पर देते हैं। यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली बिलखुसूस रिमोट रूरल एरिया में करप्शन का मानी लोगों से पूछ ले तो उनको नहीं आएगा। उनको ये एहसास नहीं है कि उनकी गुर्बत और उनकी भूख और अफलास और बेरोज़गारी की बुनियादी वजह करप्शन ही है और रोज़ाना 12 अरब रुपए की करप्शन इस मुल्क को खोखला कर रही है। ये मोस्टली लोगों के इल्म में नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं और इस धरने के अमल से इसमें इस कोशिश में तेज़ी आती है, लोगों को पता चलता है, अब पता चलना शुरू हुआ है रिमोट रूरल एरियाज़ में भी। शायद उस लेवल तक वो बात यानी अब्रार साहब ये कह रहे हैं कि जब आपकी अगर हुकूमत बनी तो केपीके में भी धरने होने चाहिए ताकि वहां की आवाम को भी शऊर आए। जब से धरने आपने देने शुरू किए, जितने इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं तो फिर वजीर आजम का विक्ट्री का साइन मुस्कुराते हुए बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। जनरल इलेक्शंस में अरशद साहब इसका असल पता चलेगा। कायरा साहब बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, उनसे भी ज़रूर इस सवाल का जवाब लीजिएगा। मेरी राय में जनरल इलेक्शंस एक ऐसा टाइम होता है जब आवाम अपने असल गम गुस्से का इजहार भी करते हैं और किसी पार्टी को रिजेक्ट करते हैं। जैसे मैं पहले बार बार कह चुका हूँ, पिछले 9 इलेक्शंस के अंदर नतायज वही आते हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो चाहे कश्मीर के इलेक्शन हो। राइट, मैं एक और सवाल का जवाब मालूम करना चाह रहा हूँ। अली रज़ा आब्दी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस सारे मसले में किधर खड़ी है? 7 अगस्त को इमरान खान ने ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी ऑप्शन देख रही है। 9 अगस्त को जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट वज़ीर आज़म ने, आपको लग रहा है जो 2014 में स्ट्रेटजी थी नवाज शरीफ साहब की ऑपोजिशन को साथ लेके, अभी एक ऑपोजिशन डिवाइड करके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से राब्ते हैं कि हमारे साथ चलें? देखिए, हम तो यही समझते हैं कि ये जो TORs पे फैसला हो जाना चाहिए था और अगर जुडिशल कमीशन अभी तक बन जाता, पनामा पेपर्स पे प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है, उनके बच्चों का ज़रूर नाम है।
ठीक है। और अगर ये जुडिशल कमीशन में चला जाता है और वहाँ पे जब बच्चे उनके कॉल इन होते हैं तो जाहिर है पीएम साहब भी कॉल इन हो जाएंगे और उनसे भी पूछा जाएगा। तो ये मामले को इसको यहाँ तक लटकाया हुआ। हम अभी भी कहते हैं कि दोनों साइड्स बैठ के बात करें इस पे और इसका एक TORs निकालें और बाकायदा तरीके से निकालें। इख्तियारात पे मैं एक छोटी सी बात करूँगा। रेंजर्स के इख्तियारात के लिए माशाल्लाह से हम सब लगे हुए हैं, लेकिन जो मेयर के इख्तियारात हैं कराची के लिए, जो बल्दियाती इलेक्शन 7 महीने पहले हुए हैं, आज तक अपने कराची की हालत देख ली है, कचरे की, पानी की और जगहों की। रिमांड पे उनको देखें इख्तियारात, तो उनको इख्तियारात की जगह उनको तो जेल दिखा दी गई है। और वो भी आप कह रहे नहीं, जेल के, मैं तो उससे पहले की बात कर रहा हूँ और अब की भी बात कर रहा हूँ कि जो केसेस उन पे बनाए गए हैं और जिस तरह JIT अपनी मर्जी से बना के उसको कोर्ट में ले जाके, जो कि ट्रायल भी नहीं हुआ ना, भी तो साथ है ना, सब कुछ है, लेकिन ये नॉमिनेटेड है ये लोग इसमें FIR JITs में, और उसके तहत मेयर को रादर देन उसको इख्तियारात मिलते कि वो अपना काम शुरू करता, उसको उठा के जेल में बंद कर दिया गया है। इसी तरह हमारे एक और MPA को भी साथ में रऊफ सिद्दीकी साहब को, जो कि इतने सीनियर मेंबर हैं, उनको भी कर दिया, जो कि ये दोनों पहले होम मिनिस्टर भी तो है ना, दोनों होंगे, कादिर पटेल भी होंगे, लेकिन जो उनको सही पकड़ा गया मुझे नहीं पता। जो नाम उसमें लिए गए हैं JIT में, अगर वो नाम जब ये क्लियर होंगे तो सारे क्लियर होंगे, नहीं क्लियर होंगे तो सब फंसेंगे। लेकिन जब तक इसके प्रॉपर फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक इस तरह तजलील करना कराची के मैंडेट की ये गवारा नहीं देता। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके तवज्जुह से, ये अगर JIT में पहले इस पे पहले देखें जी, पहले तो कोर्ट में तो केस चलता। वैसे तो JITs एक्सेप्टेबल नहीं है बहुत सारी जगहों पे, जब तक उसके शवाहिद JITs तो गवर्नमेंट ऑर्डर बनती है, गवर्नमेंट ऑर्डर पे बनती है, और ज्यादातर तो आजकल टीवी पे चल रही होती है और कन्फेशनल स्टेटमेंट्स टीवी तक आ रहे होते हैं। उसके बाद ये JITs तो कोर्ट्स तक चाहिए कि निकाल लाते हैं, वही ना, लेकिन कोर्ट्स तक तो नहीं पहुंचते जा रहे, उस पर कोई फैसला। वेरी क्विकली, ज्वाइंट सेशन वजीर आजम ने 9 तारीख को बुला लिया है। आपको लग रहा है माजी की स्ट्रेटेजी वजीर आजम अडॉप्ट करेंगे सक्सेसफुल, और PTI को माजी से बड़ा धरना करना पड़ेगा अगर उन्होंने सक्सेसफुल होना है? देखिए जी, ये डिपेंड करेगा। अभी तक जो अपोजिशन पार्टीज हैं, लगता था कि उनमें इत्तेफाक है कुछ, मगर मुझे इस वक्त वो इत्तेफाक नहीं लग रहा। पीपल्स पार्टी को आप देख लीजिए, अब हालांकि उनकी तरफ से बयान क्लियरली आए थे कि जी हम, एतजाज अहसन साहब का बयान आपको याद होगा, उन्होंने कहा जी हम धरने में साथ खड़े होंगे, कंटेनर पे होंगे, ये होगा वो। खुर्शीद शाह साहब कोई और बयान देते रहे। आज नजर आ गया कि वो बिल्कुल साथ नहीं है। इमरान खान जो है अकेले फिर से अपनी, मुझे नहीं लगता और कमर ज़मान कायर साहब सबका प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। नाज़रीन, आज की NSC से जहां बाकी मैसेजेस आए, वहां सबसे बड़ा मैसेज ये आया कि वजीर आजम अपनी कुर्सी पे मौजूद हैं और एक पावरफुल वजीर आजम के तौर पे मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।